साथियों नमस्कार। आउटसोर्स की आवाज पेज की लाइव चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से पक्ष रखा जाना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम और भोपाल में हमारे संगठन के पदाधिकारियों की सक्रियता और 2 महीने से निरंतर चल रहे सरकार से संवाद अभियान के बाद कुछ ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं जिससे हमारे मध्य प्रदेश का लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी उत्साहित है और उसको ये भरोसा होने लगा है कि आने वाले दिनों में अगर हमारी एकता इसी तरीके से मजबूत होती रही तो हम निश्चित रूप से अपने अपने विभागों में कर्मचारी का दर्जा हासिल कर लेंगे। आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला, सरकार की ओर से किया गया वेतन रिवाइज का फैसला और दूसरा, शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने निकाला आदेश तथा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की नोटशीट। ये तीनों ऐसे विषय हैं जिन पर हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के पास पूरी जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम आज इन तीनों ही और इसके साथ जुड़े हुए दूसरे विषयों पर भी निरंतर आपके समक्ष अगले 2-3 दिन में जानकारियां देने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा जो न्यूनतम वेतन रिवाइज का जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में बताना और इसकी पूरी जानकारी देना जरूरी है। सारे हमारे आउटसोर्स कर्मचारी इस मुद्दे को सुनना चाहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ना है इसके बारे में भी वो जानने के लिए उत्सुक हैं और वो लगातार फोन पर ऐसी जिज्ञासा व्यक्त भी कर रहे हैं। तो साथियों, ये ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन 2 साल पहले गांधी भवन में हुआ था, जिसमें हमारे एमपीबी सहित भोपाल के युवा आउटसोर्स संगठन एवं अन्य विभागों के भी आउटसोर्स कर्मचारी शामिल रहे थे। उस बैठक में हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश में 15 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था इस बारे में गंभीर विचार विमर्श किया था। हमारे साथी मनोज भार्गव जो एमपीबी के कर्मचारी हैं उन्होंने लगातार न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के सवाल को उठाया है और हमारे मोर्चे की तरफ से दिए गए ज्ञापनों में पिछले 1.5 साल के अंदर इस मुद्दे को बहुत प्राथमिकता के साथ उठाया गया था, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के साथ तो जुड़ा ही हुआ था, वो लाखों लाख श्रमिकों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा था जो कारखानों में काम करते थे, शॉपिंग मॉल पे काम करते थे, पेट्रोल पंपों पे काम करते थे या दूसरी जगह भी काम करते थे। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी था। इसलिए हमारे मोर्चे की प्राथमिकता में न्यूनतम वेतन रिवाइज सबसे ऊपर रहा और हमने लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया उससे सरकार की भी बदनामी हुई और श्रम विभाग की भी बदनामी हुई और प्रशासन को भी लगा कि ये हम लोगों ने सरकार ने प्रशासन ने ठीक नहीं किया कि 15 साल से न्यूनतम वेतन को रिवाइज नहीं किया। तो हम लोगों के आंदोलनों का, छोटे छोटे ज्ञापनों का, छोटी छोटी गतिविधियों का ये नैतिक दबाव पड़ा प्रशासन के ऊपर कि वो न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने की तरफ सोचने लगे और आगे बढ़े। इसके बारे में पहली जानकारी हम लोगों को
सितंबर 2023 में उस वक्त लगी जब श्रम विभाग ने एक प्रस्ताव जारी किया न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने का है। अक्टूबर में उन्होंने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी की और तमाम सारे श्रमिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों के बीच में इस मसौदे को वो लेकर गए और उनके सुझाव आमंत्रित किए न्यूनतम वेतन रिवाइज वाले मामले पर। और अंततः इस महीने 4 मार्च को श्रम सलाहकार परिषद के सलाह पर मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन रिवाइज करके गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी उसे एक कानूनी दर्जा दे दिया है। इस गजट नोटिफिकेशन के बाद हमारे कर्मचारियों को, श्रमिकों को मिलने वाला वेतन कितना होगा, ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी पढ़कर आपको जानकारी इसकी लग गई है। और इससे पहले क्या मिलता था वो जानकारी भी आपके पास है। इसके बाद भी हम आपको इसके बारे में संक्षिप्त में इसे समझाने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन मिल रहा था, वो न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ता मिलाकर अकुशल को 9,325 था, अर्धकुशल का 10,182 था, कुशल का 11,560 था और उच्च कुशल का 12,860 था, जो न्यूनतम वेतन मैं महंगाई भत्ते के, मतलब महंगाई भत्ता शामिल है इसमें, इतना मिल रहा था। और मूल वेतन कितना था? मूल वेतन था अकुशल का 6,500, अर्धकुशल का 7,057, कुशल का 8,435 और उच्च कुशल का 9,735। ये मूल वेतन था। इसमें महंगाई भत्ता जोड़कर जो मैंने पहले बताया वो आपका न्यूनतम वेतन था जो आपको मिल रहा था। अब न्यूनतम वेतन को रिवाइज करके सरकार ने क्या किया है, यह आप समझना चाह रहे होंगे, सुनना चाह रहे होंगे। जो हमारा न्यूनतम वेतन था, जो हमारा मूल वेतन था अभी तक, अकुशल का कितना था? 6,500। अब रिवाइज होने के बाद हो गया वो 9,575, यानी अभी जो रिवाइज करके जो आपको वेतन पड़ रहे हैं वो मूल वेतन आपका हो गया है। इसी तरह के अर्ध कुशल का जो मूल वेतन 7,057 था, वो अब मूल वेतन हो गया 10,671। कुशल का जो मूल वेतन 8,435 था, वो हो गया अब 12,294। और उच्च कुशल का जो मूल वेतन था 9,735, वो हो गया 13,919 रुपए। यानी गजट नोटिफिकेशन में आपका मूल वेतन दर्शाया गया है। अब उसी गजट नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि यह 1 अप्रैल से लागू होगा और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता इसमें शामिल किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार 1 अप्रैल को जो हमारे मूल वेतन तय किया है उसमें कितना महंगाई भत्ता शामिल करती है? क्या हमको पहले से जो महंगाई भत्ता मिल रहा था उस महंगाई भत्ते को 1 अप्रैल से शामिल किया जाएगा इस मूल वेतन में, या अलग से कोई महंगाई भत्ता वो जारी करेंगे? जितना भी वो महंगाई भत्ता जारी करेंगे 1 अप्रैल से, वो इस मूल वेतन में शामिल होगा और इस तरीके से इस न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने के बाद स्थिति बनती है। अब पूरा का पूरा दारोमदार सरकार जो महंगाई भत्ता देने वाली है अप्रैल में, वह कितना है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका वेतन कितना बढ़ा है। इसलिए साथियों, हम जैसा पहले भी कहते आए हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमारा
हमारे संयुक्त मोर्चे का लगातार ये प्रयास रहा है कि सरकारी विभागों के अंदर या दूसरे भी सेक्टर के अंदर जो हमारा कामगार कर्मचारी वर्ग है उसे किस तरीके से अधिक आर्थिक फायदा दिलाया जाए और उसके रोजगार को सुरक्षित कराया जाए, इस दिशा में हम लोग को काम कर रहे हैं और हम इस दिशा में हम लोग काम करते रहेंगे। अभी हम लोग 10 मार्च को भोपाल में एक सरकार से संवाद अभियान का कार्यक्रम करने वाले थे, जिसको हमने स्थगित करके 1 मई किया है। यह स्थगित भी हमने इसलिए किया कि अभी जो वेतन रिवाइज का जो मामला सामने आया है, जब तक इसके बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक कोई कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। इसलिए हमारे सारे कोर कमेटी के सदस्यों की राय थी कि हमें इसे पोस्टपोन करके 1 मई को ले जाना होगा, क्योंकि 1 मई श्रमिक कर्मचारी दिवस है। इसलिए हम लोगों ने 1 मई को अभी तय कर लिया है और उसकी तैयारियां हम शुरू कर देंगे। और हमारे संयुक्त मोर्चे की न्यूनतम वेतन के मामले में स्पष्ट राय है कि मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम वेतन केंद्र के समान दे, और हमारी ये मांग हमेशा बनी रहेगी। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कामगार कर्मचारी वर्ग को केंद्र के समान न्यूनतम वेतन दे, और यह मांग इसलिए जायज है कि जब भी केंद्र डीए बढ़ाता है तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को वो डीए वैसा का वैसा ही उतना ही मिल जाता है, भले ही वो महीने 2 महीने 3 महीने बाद मिले, लेकिन मिलता है। ये कानून है, ये नियम है। ये केंद्र सरकार जो फैसला करेगी वेतन के मामले में, राज्य सरकारों को उस फैसले को मानना पड़ेगा। और इसलिए हमारी ये मांग शुरू से रही है और हम अपनी इस मांग को पुनः दोहरा रहे हैं कि हमारी न्यूनतम वेतन के मामले में हमारी स्पष्ट मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार के समान होना चाहिए, तभी हमारे कामगार वर्ग को कुछ आर्थिक फायदा होगा। और केंद्र का जो न्यूनतम वेतन है अकुशल का, वो कम से कम 21,000 है और इतना होना चाहिए। इसलिए साथियों, न्यूनतम वेतन के मामले पर हमारी लड़ाई जो हमने 2 साल पहले शुरू की थी वो आगे भी जारी रहेगी। अभी हमें जो कुछ भी मिल रहा है हमें उसको लेना है, हम उसको लेकर और अपने न्यूनतम वेतन को केंद्र के समान कराने के, केंद्र के बराबर कराने के संघर्ष को जारी रखेंगे, और ये हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हो गया है, क्या आप सोच रहे हैं कि कंपनियां, ठेकेदार, मालिक इसे बहुत आसानी से लागू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने जब संयुक्त मोर्चा बनाया था तब कई विभागों के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों को 4,000 5,000 रुपए मिलते थे, खास करके स्वास्थ्य विभाग में, मंडियों में, नगरीय निकाय में, कोऑपरेटिव में, ऐसे कई सेक्टर थे। स्कूलों के अंदर चौकीदारों को, भृत्यों को, सफाई कर्मियों को, पंचायत कर्मियों को बहुत, तो ये न्यूनतम वेतन जो सरकार का तय है वो भी नहीं मिलता था। हम लोगों के न्यूनतम वेतन के मुद्दे को उठाने के बाद कई विभागों के अंदर ये बदलाव आया कि कंपनियां और विभाग प्रमुख न्यूनतम वेतन जो सरकार का था वह देने के लिए मजबूर हुए और पीएफ काटने में भी नियमितता आई। हालांकि अभी पूरी तरीके से इसमें नियमितता नहीं आई है, लेकिन कहीं कहीं कई विभागों में पीएफ की कटौती नियमित रूप से होने लगी है। ईएसआई का भी कटौती होने लगी है। ईएसआई के कार्ड किसी को शायद मिले हों, हमारी लड़ाई ये भी है। तो इसलिए साथियों, हमें जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है इसे लागू कराने के लिए और इसमें कम से कम इस बढ़ती हुई महंगाई में हर श्रेणी के मूल वेतन में 3 से लेकर 6,000 रुपए तक का महंगाई भत्ता शामिल कराने की मांग को लेकर अपने सरकार से संवाद अभियान को जारी रखना पड़ेगा और अप्रैल में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और इसलिए आज हम आपसे आह्वान भी कर रहे हैं कि 1 मई को आप लोग बगैर किसी बुलावे के, बगैर किसी किंतु परंतु के एक बार भोपाल में अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाइए। ये न्यूनतम वेतन जो हम मांग रहे हैं 21,000,
वह सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम भी है, कानून भी है, केंद्र के समान राज्य सरकारों को न्यूनतम वेतन देना है। कई राज्यों में जो मिल भी रहा है। तो साथियों, ये जो पूरा न्यूनतम वेतन वाला मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। हम इस मुद्दे से बहुत सारे सेक्टर को शामिल करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। हमारी संख्या लाखों में है। सरकारी सेक्टर में ही 10-15 लाख लोग हैं जो न्यूनतम वेतन से वंचित हैं। हम इनकी एकता को बनाने का प्रयास पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, और हम लोगों ने जितने भी प्रयास किए, जितने भी धरने दिए, ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, रैली की, सभाएं की, उन्हीं का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के सवाल हर जगह प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं, और इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी भी चिंतित है। विधायक भी अब अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमारे पक्ष में पत्र लिख रहे हैं, और हर जगह, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कर्मचारी नेता हो, चाहे कोई भी हो, वो इन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म कराने के संघर्ष को अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं। और यही दबाव है, और यही जो हमको समर्थन मिल रहा है, इसी समर्थन का नतीजा है कि मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भी नोटशीट लिखनी पड़ी इस बात के लिए कि जो पूरे विभागों में, हर विभाग में आउटसोर्स भर्ती के नाम पर जिस तरीके से जो अनियमितताएं चली हैं, उनको एक जगह लाने के लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाने का, वेतन भुगतान करने की संबंध में नोटशीट लिखी है सारे विभागों को, और आउटसोर्स की पूरी उसको वित्त विभाग देखे, यह भी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की नोटशीट में लिखा हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार का पॉलिसी बनाने वाला विभाग होता है, प्रमुख सचिव इसका मुखिया होता है। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग की नोटशीट को हमें बहुत ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए और इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। और इस नोटशीट को ही अगर मध्य प्रदेश सरकार में हम लोगों ने अपनी एकता की दम पर लागू करा लिया, तो हमारे जो नौकरी में असुरक्षा और वेतन की विसंगतियां हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, और हम भी एक सम्मानजनक जीवन निश्चिंतता के साथ जीने लगेंगे। हमें उस नोटशीट से, वेतन रिवाइज होने से हमारे लाखों लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को एक उम्मीद जागी है, और इस उम्मीद को हमें पूरा कराना है। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम लोग एकजुट होकर, एक साथ आकर, एक मंच पर आकर अपनी ताकत का एहसास सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को कराएं। तीसरा एक पत्र शिक्षा विभाग का भी जारी हुआ था, जो अवर सचिव ने लिखा था, और उन्होंने तो आउटसोर्स एजेंसियों को हटाकर सीधे विभाग से वेतन भुगतान करने की बात कही है। यह डीपीआई में और राज्य शिक्षा केंद्र में इस पर भी नोटशीट चल पड़ी है, और हो सकता है कि अगर हम लोगों की एकता बनी और 1 मई का हमारा प्रदर्शन बड़ा प्रदर्शन हो गया, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, तो ये जो शिक्षा विभाग की नोटशीट, शिक्षा विभाग का जो पत्र है, उस पर अमल भी हो जाएगा। ये तीनों जो नोटशीट, पत्र, वेतन रिवाइज का नोटिफिकेशन, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के लिए, जो उनके एकता को तो बनाने का काम करेंगे ही, इनके भविष्य को भी सुरक्षित कराने का काम करेंगे। और इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है कि पहले भी सरकारी विभागों में जो एजेंसियां हैं, जो हमारे यहाँ न्यूनतम वेतन मिलता था उसको लागू नहीं किया था, आज वेतन रिवाइज होने के बाद भी जो न्यूनतम वेतन बन रहा है उसको भी वो आसानी से रिवाइज नहीं करेंगे। ये तभी संभव है जब हम लोगों की एकता भोपाल की सड़कों पर, जिला मुख्यालयों पर, रैलियों के रूप में, धरनों के रूप में, प्रदर्शनों के रूप में दिखाई दे। और इसीलिए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी मोर्चा ने 2 महीने पहले सरकार से संवाद अभियान चलाने का आह्वान किया था। और यह सरकार से संवाद अभियान
हमें 1 मई तक निरंतर मध्य प्रदेश में इसको चलाना है। यही अभियान है जो सरकार तक हमारी बात को पहुंचा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की नोटशीट, शिक्षा विभाग के अवर सचिव का आदेश, न्यूनतम वेतन रिवाइज होने का गजट नोटिफिकेशन हमारे और आप सब लोगों के घर में बैठे रहने के कारण नहीं निकला है। यह कुछ लोग ही सही, जितने भी हैं, उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर अपने अपने स्तर पर बड़े प्रयास किए हैं, तमाम ज्ञापन दिए हैं। हजारों की संख्या में ज्ञापन वल्लभ भवन में पहुंचे हैं और जो हजारों की संख्या में वल्लभ भवन में जो ज्ञापन पहुंचे हैं, अलग अलग माध्यम से, विधायकों के माध्यम से या कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री के जरिए जितने जो हजारों ज्ञापन पहुंचे हैं, उन्हीं ज्ञापनों का ये दबाव था कि सामान्य प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, श्रम कार्यालय को हमारे बारे में काम करने की दिशा में सोचना पड़ा। इसके साथ ही हम लोगों ने जितने ज्ञापन दिए विधायकों को, पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के इस बजट सत्र में 150 से ज्यादा क्वेश्चन आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में लगे थे। जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस की नोटशीट में भी इसका जिक्र है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जवाब न देने का कारण है कि उनके पास कोई एक जाए जानकारी नहीं है। जिसने जैसा चाहा है अधिकारी ने वैसे आउटसोर्स कर्मचारियों को रख लिया है। जब सरकार के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो वो विधायकों के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए थे। इसलिए प्रमुख सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के ये नोटशीट लिखी है और इस आउटसोर्स कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में काम करता है, वो कहीं भी करता है, उसे एक जगह लाकर, एक पोर्टल पर लाकर, एक जगह से वेतन भुगतान कराकर उनकी पूरी जानकारी अपने पास सरकार के पास होगी, तभी वो विधायकों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब सही से दे पाएंगे। इसलिए साथियों, आने वाले समय में अगला जो ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र होगा, हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश के हर विधायक के जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, अंशकालीन कर्मचारियों, पंचायतों के कर्मचारी, सहकारिता के कर्मचारी, मंडी के कर्मचारी, नगरीय निकाय के कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, निर्वाचन के कर्मचारी, जो जहां कर्मचारी है, डायल 100 के कर्मचारी, एम्बुलेंस 108 के कर्मचारी, योगा कर्मचारी, ये तमाम सारे जो कर्मचारी है उनके बारे में हर विधायक से हमें सवाल लगवाना है अगले ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान। इस बार 100-150 सवाल लगे हुए थे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार कम से कम 500 सवाल लगवाए जाए और ये सवाल आप सब लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में विधायकों को ज्ञापन देकर उनसे यह आग्रह करना है कि सरकार से हमारे वेतन, हमारे नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, इसका आग्रह करते हुए सवाल लगवाने का आप काम करें। आपने अगर ये काम कर लिया और एक विधायक ने 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप लोगों के लगा दिए अलग अलग विभागों के, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षकों का हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे भृत्य हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे नल खोलने वाले हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ हो स्वास्थ्य विभाग का, ये सारे लोग अगर अपने अपने स्तर पर विधायकों से उनको ज्ञापन देकर कहेंगे तो वो विधानसभा में सवाल भी लगाएंगे। इसलिए साथियों, हम लोगों को हर मोर्चे पर अपनी सक्रियता को दिखाना है। अभी जो कुछ भी हम लोगों को उम्मीदें जागी हैं वो हमारे बहुत न्यूनतम एक संक्षिप्त सी एकता के कारण जागी हैं और हमें अपनी इस एकता को और व्यापक करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आप मेरी बात को गंभीरता से समझेंगे, इसे गंभीरता से लेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह आपके भविष्य को सुरक्षित कराने का मुद्दा है, सवाल है। यह आपके परिवार को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने वाला मुद्दा है, सवाल है। इसलिए आप हमसे ज्यादा सक्रिय होकर इस दिशा में काम करेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। कल और इसमें स्थिति को मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। 2-3 मुद्दे और हैं
इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।